आपका नाम दिल से निकलता नहीं, आपका नाम दिल से निकलता नहीं। दिल लगी में कोई जोड़ चलता नहीं, दिल लगी में कोई जोड़ चलता नहीं। आपको भूल जाने की कोशिश भी की और तड़पा हूँ मैं भूल जाने के बाद। आजकल याद और कुछ भी रहता नहीं, एक बस आपके याद आने के बाद। हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल की तरफ से, इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज की तरफ से। आज है 31 दिसंबर 2022, मतलब ये साल का आखिरी दिन है। कल से हम लोग 2023 में प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो नया साल आप लोगों का बहुत अच्छा हो और जो कुछ कमी रह गया होगा इस साल में वो सारा पूर्ति हो जाए नेक्स्ट साल में। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो है 10th क्लास के बच्चों के लिए ऑब्जेक्टिव का पार्ट 13, यानी आज का वीडियो कंप्लीट होने के साथ ही आप लोगों का हो जाएगा 130 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। और मैं बार बार कहता हूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप जरूर देखिएगा और उसको कॉपी पर नोट कीजिएगा और उसी टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन आपको बिहार बोर्ड पूछेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का छठा प्रश्न। कहिएगा सर एक बार छठा से शुरू कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हमें तो 10 बनाना है, हम छठा से ही शुरू करते हैं। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n है तो सार्व अंतर होगा के लिए आपके पास 4 ऑप्शन होंगे और आपको तलाशना है सही ऑप्शन। तो चलिए कैसे कैसे बनाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 6 को दिमाग में करो फिक्स। किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n है। nवां पद को आप लोग डिनोट करते हैं an से। आपका an दिया हुआ है प्यारे बच्चों 5 - 3n, ये दिया है 5 - 3n। आपको फटाफट क्या करना है जानते हैं, पहला पद निकाल लेना है, दूसरा पद निकाल लेना है और दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। फिर से सुन लीजिए, आपको पहला पद निकालना है, आपको दूसरा पद निकालना है और दूसरा पद में से पहला पद को घटा देना है, आपका निकल जाएगा क्या चीज बउआ, तो सार्व अंतर। चलिए तो फटाफट करके दिखा देते हैं। A1 मतलब 5 - 3 × 1, ये कितना होगा, 5 - 3 बराबर कितना होगा बउआ, 5 - 3 बराबर कितना होगा सुंदर बउआ, है 2 होगा ना। हाँ, अब ये तो निकल गया पहला पद। अब जरा निकाल लूँ मैं दूसरा पद, n के जगह 2 डाल दूँ, निकल जाएगा दूसरा पद। 5 - 3 × 2, ये हो गया बउआ 5 - 3 दूना का 6 और 5 में से 6 घटेगा बउआ सत होगा माइनस में 1। अब आपको तो d निकालना है, आपको तो d निकालना है। प्रश्न में तो सार्व अंतर पूछा है, सार्व अंतर को d से सूचित करते हैं, डिफरेंस, ठीक ना। तो बस क्या करो, दूसरा पद में से पहला पद को घटा लो। आपका दूसरा पद था -1, फिर माइनस पहला पद था 2, यानी कि -3।
ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। जिस ए बी सी या डी जिस ऑप्शन में -3 मिलेगा उसी को आप अपना करेक्ट आंसर तलाशेंगे। तो ये क्वेश्चन सेम ना आए, इस पर आधारित आएगा तो भी आप बना सकते हैं। यही तो मैथमेटिक्स विषय की खासियत है कि आपका समांतर श्रेणी का nवां पद इस क्वेश्चन में 5 - 3n था। अगर बिहार बोर्ड आपको 10 - 4n दे दे, 20 + 2n दे दे, फिर भी तो आपका तौर तरीका यही रहने वाला है। यही गणित विषय की विशेषता है कि अगर एक टाइप का कोई क्वेश्चन सीखते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं हम उन सभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? जरूर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको 6 नंबर सवाल का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। चलिए अब किसका सॉल्यूशन करने वाला हूं? अब 7 का सॉल्यूशन करूंगा भैया। 13 तथा 19 का समांतर माध्य होगा। 7 नंबर का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन जी। अरे 17 का है लिखाता है भैया पुराना साल में। 13 तथा 19 का समांतर माध्य होगा। होगा मतलब क्या होगा? यहाँ पे ए है आपका 13 और बी है आपका 19 और कैपिटल ए है व्हाट? देखिए प्यारे बच्चों, समांतर माध्य को कैपिटल ए से सूचित किया जाता है। समांतर माध्य को कैपिटल ए से डिनोट किया जाता है और इस समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है बुआ समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है जिसको ए से सूचित करते हैं बुआ साहब a + b/2, यही सूत्र होता है। तो a है आपका 13 प्लस b है आपका 19/2। जोड़िए 9 × 3 = 12 का 2 हासिल 1, 1 × 1 = 2 × 1 = 3, 32/2 कैंसिल करने के बाद 16। तो आपका जहां भी 16 ऑप्शन होगा उसको आप अपना सही उत्तर समझें और उसी को टिक करके आप अपना 1 नंबर ले लें। तो 13 का कहानी खत्म हो गया। अब एक सवाल और बना दूं इस बोर्ड पे, जल्दी जल्दी कौन बना दूं जगह के हिसाब से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम बना देते हैं 3। यदि 3α = 90 डिग्री तो sin α का मान क्या होगा? क्वेश्चन नंबर कौन बन रहा है? 3 बन रहा है बुआ। क्वेश्चन नंबर 3 बन रहा है बुआ। 3α = 90 डिग्री दिया ना। 3α = 90 डिग्री तो ये 3 से 90 डिग्री 30 बार में कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। तो अल्फा बराबर आपका 30 डिग्री हो गया। अल्फा बराबर 30 डिग्री हो गया तो साइन अल्फा का मान तो आराम से निकल जाएगा। इसी जगह निकाल दो साइन अल्फा यानी कि साइन 30 डिग्री। देखिए ना यहाँ अल्फा का मान 30 डिग्री आ चुका है। और साइन 30 डिग्री का वैल्यू याद है कि नहीं याद है? नहीं याद है तो सोच लीजिए, मार के पचका देंगे। हाँ मैट्रिक पास करने जा रहे हैं, साइन 30 डिग्री का मान याद रहना चाहिए एकदम से ओठों पे 1/2। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो यही हो गया आपका 3 का सोल्यूशन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, हमें बोर्ड साफ करना होगा। उसके बाद बाकी के 7 क्वेश्चन का सोल्यूशन अभी का भी देंगे। तो जल्दी जल्दी नोट कीजिए और उसके बाद दिमाग में भी नोट करना है ना आपको। चलिए तो अब हम बनाएंगे सवाल नंबर 10। सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौस यानी HCF क्या होगी? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमें पहचानना होगा और सबसे छोटी अभाज्य संख्या को पहचानना होगा। उसके बाद तो महत्तम समाप्त वर्तक आप लोग आराम से निकाल लेंगे, है ना। चलिए तो भाज्य संख्या की परिभाषा है
जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो। प्यारे बच्चों, भाज्य संख्या का परिभाषा है कि वह संख्या जिसके कम से कम 3 गुणनखंड हो तब जाकर वह भाज्य संख्या बनेगा। और अभाज्य संख्या का परिभाषा है जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, एक खुद संख्या और दूसरा 1, यानी जो संख्या 1 से विभाजित हो और अपने आप से विभाजित हो लेकिन बाकी किसी नंबर से विभाजित ना हो तब उसको अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम लोगों को निकालना है। देखिए, तो हम 10 नंबर का सॉल्यूशन आपको बता रहे हैं। हम यहाँ पे प्राकृत संख्याएं लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, अब डॉट डॉट कर दो। देखो प्यारे बच्चों, 1 ना तो आपका भाज्य संख्या है और ना तो अभाज्य संख्या है, ठीक है, क्योंकि भाज्य संख्या के लिए कम से कम 3 गुणनखंड चाहिए और अभाज्य संख्या के लिए 2 गुणनखंड चाहिए और 1 के सिर्फ 1 ही गुणनखंड होता है, 1 1 से कटेगा। इसीलिए 1 जो है न तो भाज्य संख्या है और न तो अभाज्य संख्या है, तो इसका नाम तो काट दीजिए, गया। अब 2 पर विचार कीजिए बुआ, 2 1 से कटेगा तथा 2 से कटेगा, यानी 2 का 2 गुणनखंड है, 1 गुणनखंड है 1 और 1 गुणनखंड है 2, और जिस संख्या के 2 गुणनखंड हो उसको अभाज्य संख्या कहा जाता है। यानी सबसे छोटी अभाज्य संख्या इस दुनिया में 2 ही है। तो ये तो हो गया आपका अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या मिल गया हम लोगों को। सबसे छोटी अभाज्य संख्या ना बुआ सा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या इस दुनिया में कौन है? 2। चलिए, अब 3 है तो अभाज्य संख्या, क्योंकि 3 से कटेगा ना तो 1 से कटेगा, लेकिन यहाँ तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या चुनना है तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अब चलिए, तो अभाज्य संख्या तो हमको मिल गया। अब सबसे छोटी भाज्य संख्या, अब 4 पर विचार करिए। 4 आपका 1 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा और 4 से भी विभाजित होगा, यानी 4 के 3 गुणनखंड हो गए, 1 2 और 4 के 3 गुणनखंड हो गए। 4 1 से कट जाएगा, 4 2 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, मतलब 4 वो संख्या है जिसके 3 गुणनखंड है। इसका मतलब ये तो भाज्य संख्या हो गया। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है, सबसे छोटी इस दुनिया में जो भाज्य संख्या है बुआ, वो हो गया तोहर सके 4। अब हमको क्या करना है? सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का महत्तम निकालना है, मौसा निकालना है, HCF निकालना है। तो 2 और 4 का मौसा निकाल दीजिए, 2 दूना 4 कट गया, शेष आ गया 0, 2 से कट रहा है, इसीलिए HCF जो हो गया वह कितना हो गया? 2। तो आपका सही आंसर हो गया बुआ 2। आप 2 में टिक मारकर 1 नंबर का हकदार बन जाइएगा और इस तरह से सवाल नंबर 10 खत्म हो गया। ठीक है, अब हम सवाल नंबर 8 करने वाले हैं। तो चलिए सवाल नंबर 8 करके दिखाते हैं। प्रश्न पूछा है, रूट में 75 बटा रूट में 48 कैसी संख्या है? कैसी संख्या का मतलब परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो जहां रूट का झंझट रह जाए वह अपरिमेय संख्या, जहां रूट का झंझट खत्म हो जाए वह परिमेय संख्या। यहाँ पे दिखने
दिख तो रहा है रूट, लेकिन ये रूट रहने वाला नहीं है, ये रूट जाने वाला है, ये कट जाएगा। कैसे कट जाएगा मैं अभी काट के आपको दिखाऊंगा। तो देखिएगा सवाल नंबर 8 का सॉल्यूशन, रूट 75 बटा रूट 48 कैसी संख्या है। अगर यहाँ पे रूट बच जाता है सरल करने के बाद तो यह अपरिमेय संख्या होगा, यदि रूट खत्म हो जाता है तो यह परिमेय संख्या होगा। अब देखना है कि सरल करने के बाद रूट बचता है कि रूट चला जाता है। तो प्यारे बच्चों, रूट 75 को लिख सकते हैं 5 गुना 5 25 तिहाई 75। रूट 48 को लिख सकते हैं 4 गुना 4 गुना 3। सोच लो 48 पुराना है, 4 चौक 16, 16 तिया 48, 50 25 25 तिहाई 75। तो हम तो लिख ही सकते हैं। और 2 का जोड़ा जहां बनेगा उसमें से वो रूट से बाहर हो जाएगा, और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा, जिसका पेयर नहीं बनेगा, वो रूट के भीतर रह जाएगा। तो अभी क्या होने वाला है कि 2 गो 5 है तो एगो 5 बाहर निकल जाएगा, 5 का पेयर बन गया है। 3 का पेयर नहीं बना है तो ये रूट में रहेगा। 4 का पेयर बन रहा है तो 4 बाहर हो जाएगा। 3 का पेयर नहीं बना है, 3 रूट में रहेगा। रूट 3 से रूट 3 कट गया, बच गया 5 बटा 4। इसमें कहीं भी रूट का झंझट दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब यह परिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, इसका प्रश्न था कि यह कैसी संख्या है, तो इसका जवाब है परिमेय संख्या, यानी कि अंग्रेजी में कहेंगे रेशनल नंबर। इसका जवाब है बउआ सा परिमेय संख्या, का है कि इसमें रूट नहीं बच रहा है। और इसी बहाने एक 9 को भी खत्म कर देते हैं। पाई है, बार बार पूछ देता है कि पाई है। पाई, अब बच्चा समझ लेता है पाई का मान 22 बटा 7, और इसको पी बटा क्यू के रूप में समझ लेता है कि यह परिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान पर अगर आप विचार कीजिएगा तो पता चलेगा कि दशमलव के 2 अंक तक 3.14, दशमलव के 3 अंक तक निकालिए तो कुछ और, 4 अंक तक तो कुछ और। तो यानी कि पाई को मैथ में अपरिमेय संख्या घोषित कर दिया गया है। प्यारे बच्चों, तो पाई है अपरिमेय संख्या, ठीक है। पाई कैसा संख्या है बुआ? अपरिमेय संख्या है। तो मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछ चुका है ये कि पाई क्या है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। लेकिन अगर पलट के पूछ दे कि 22 बटा 7 क्या है, अगर 22 बटा 7 क्या है तो गलती से भी, मिस्टेक से भी अपरिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या में टिक मारिएगा। समझ रहे ना? अगर परीक्षा में पूछता है कि 22 बटा 7 कैसी संख्या है तो परिमेय संख्या में टिक मारिएगा। अगर परीक्षा में पूछता है पाई कैसी संख्या है तो अपरिमेय संख्या में टिक मारिएगा। एकदम याद अच्छा से कर लीजिए, नहीं तो फिर तकलीफ में आ जाइएगा आप लोग। तो चलिए, आपका समाप्त हो गया है। इसमें 10 नंबर बन गया, 8 नंबर बन गया और 9 नंबर बन गया, 9 नंबर बन गया। चलिए, तो इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, और इसके बाद बाकी के क्वेश्चन का भी हम सॉल्यूशन तुरंत देने जा रहे हैं। मज़ा से, मस्ती से पढ़ते रहिए, है ना। चलिए, तो जल्दी जल्दी नोट कर लीजिए भैया आप लोग। चलिए स्टूडेंट्स लोग, तो अब आपके बीच हम क्वेश्चन नंबर 1 का जवाब देंगे। 1 + 2 + 3 + 4 + n बराबर व्हाट। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है प्यारे बच्चों। यह समांतर श्रेणी चैप्टर का क्वेश्चन है, बड़ा उपयोगी है, बड़ा कीमती है। तो चलिए 1 का सॉल्यूशन देख लीजिए। हमारे पास प्रश्न कुछ इस तरह से है, 1 + 2 + 3 + 4 + n, यानी यह समांतर श्रेणी में है, यह संख्या एपी में है, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 होगा, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 होगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 होगा। और जब अंतर समान आए तो उसको समांतर श्रेणी कहिए, चाहे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहिए, चाहे शॉर्ट में एपी बोलिए, बात है बराबर, है ना बउआ। तो आपके एपी के n पदों का जोगफल है। तो आपने फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा बउआ, n/2 × 2a
प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला आपने जरूर स्टडी किया होगा, कब? जब 10वां में समांतर श्रेणी चैप्टर पढ़ा होगा तो। ईमानदारी से बोलिए, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? हाँ, न पढ़े होंगे तो न जानते होंगे, और न काहे पढ़े ये आपका गलती है। न पढ़े तो आपका गलती है ना। साल भर आपको समय मिला तो आप कथी कर रहे थे? हैं, पपीता बेच रहे थे, क्या कर रहे थे? पढ़ना चाहिए ना आपको। तो नहीं पढ़े तो आपका गलती है, मतलब पढ़ना चाहिए था ही आपको, ठीक ना। तो उम्मीद मैं करता हूँ कि आप लोग पढ़े ही हैं और उसी आधार पर ये वीडियो बन रहा है। आप एक बार पढ़ चुके हैं तब तो क्रैश कोर्स आपके लिए है। अब एक बार नहीं पढ़े तो क्रैश कोर्स में तो बहुत दिक्कत होगी। हालांकि हम तो पूरा मतलब एक्सप्लेन करके मैच बताते हैं कि बाय द वे, अगर बाय द वे आप एक बार नहीं भी पढ़े होंगे तू काहे गिरता है भाई? लग जाए ऐसे। वेलकम बैक। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये समांतर श्रेणी के n पदों के जोगफल का फॉर्मूला है। समांतर श्रेणी चैप्टर के समांतर श्रेणी कोई भी एपी होगा उसके n पदों के जोगफल निकालने का ये फॉर्मूला है। तो हमें तो n पद ही है तो n तो रहेगा ही n/2 फॉर्मूला में है वो हुआ। a का मतलब होता है प्रथम पद, जो कि आपको दिखाई दे ही रहा होगा 1। n अपने जगह पर बना हुआ है। डिफरेंस कितना का है? 1 2 3 4 5, एक एक तो बढ़ रहा है। तो 1 का डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? बेशक हुआ। n/2 इंटू 2 में 1 से गुना होगा तो 2, प्लस 1 से n-1 में गुना होगा तो n-1। अब प्यारे बच्चों हुआ n/2 और यहाँ पे n और 2 में से 1 घट गया तो 1, यानी n इंटू n प्लस 1/2। इसी को ऐसे लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1/2। तो यही ऑप्शन होगा आपका एग्जाम में और इसी में टिक मार के आप 1 नंबर का हकदार होंगे। अब ये प्रश्न इस स्टाइल में पूछेगा तब तो ये आंसर होगा, लेकिन कहीं कुछ घुमा दिया तो आप बोलोगे कि सर ऐसे तो नहीं पढ़ाए थे। इसलिए हम थोड़ा सा रुक कर यहाँ पे आपको बता देना उचित समझते हैं। कहीं प्रश्न ऐसे पूछ दे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ ... 100, मतलब 1 से लेकर 100 तक का जोगफल। तो आप देखिए n के जगह आपको 100 दिख रहा है तो आप n के जगह 100 डाल दीजिए और आपका आंसर मिल जाएगा। तो 100 प्लस 1 तो 101 और बाटा में तो 2 सूत्र में है ही, तो 2 से आप काट दीजिए इसको 50 बार में, है ना। 101 में 5 से गुना करिएगा तो 505, एगो 0 बैठ जाएगा यहाँ से। 50 इसमें टिक मार दीजिएगा। तब प्रश्न को थोड़ा सा घुमा फिरा कर भी बिहार बोर्ड आपसे पूछ सकता है, क्योंकि परीक्षा ही तो आप देने जा रहे हैं। आप कितना पढ़े हैं, आपको कितना दिमाग हुआ 10वां क्लास में, उसी का तो जांच देने जा रहे हैं। तो प्रश्न को थोड़ा सा इधर उधर किया जा सकता है, लेकिन अगर आप श्रीकांत सर के वीडियो को देखकर परीक्षा देने जा रहे हैं फिर प्रॉब्लम कहाँ होगा? नहीं होगा, गारंटी है ना। सर का गैस कभी फेल नहीं होता, ये पढ़ाई है, कोई खेल नहीं होता है। चलिए भैया, बीच बीच में थोड़ा सा आप लोगों को मज़ा दे देते हैं। आप भी सब्सक्राइबर दे दीजिएगा उसके बदला में, है ना। हो गया पहला क्वेश्चन फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाइए। यदि 2 साइन थीटा बराबर 1 तो 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 बराबर व्हाट? चलिए तो 2 का सलूशन दिखा देते हैं आपको। प्रश्न कहता है 2 साइन थीटा बराबर 1, 2 साइन थीटा बराबर 1। इसका मतलब हो गया प्यारे बच्चों, कि साइन थीटा बराबर 2 तो गुना में है तो उधर तो जाएगा बाटा में, 1/2 तो साइन 30 डिग्री का मान होता है। बोलिए होता है कि नहीं होता है? तो तुलना करिए, साइन जहाँ साइन, थीटा जहाँ 30 डिग्री, तो थीटा का मान बड़े प्यार से निकाल लिए 30 डिग्री। अब हमसे कह रहा है 3 कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 3 का मान बताइए। तो चलिए 3
कॉट स्क्वायर थीटा, 3 कॉट स्क्वायर, यहाँ थीटा है। अब थीटा का मान 30 डिग्री निकाल लिए तो थीटा क्यों लिखेंगे, डायरेक्ट 30 डिग्री भर दो, प्लस में 3। ये तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, हमें तो ऑप्शन निकालने से मतलब है। अब कॉट 30 डिग्री का मान बताइए, tan 60 के बराबर, और tan 60 कितना, तो √3 का स्क्वायर प्लस 3। अब 3 गुना √3 का स्क्वायर मतलब सीधा सीधी 3, अब प्लस में 3। पहले गुना का क्रिया करेंगे तब जोड़ने का क्रिया करेंगे, बॉडमास पढ़े आप लोग। तो 3 गुना 3 9 दे देगा, अब प्लस में 3 9 और 3 क्या हो गया, 12 हो गया। तो आपका ऑप्शन जहां 12 होगा उसमें टिक मार दीजिएगा, कहानी फिनिश हो जाएगा। चलिए, तो अब आपका बच गया है सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। चलिए, तो बोर्ड को साफ करेंगे और बाकी के 2 प्रश्नों का सलूशन देंगे। तो फटाफट करिए नोट, पहले कॉपी में, उसके बाद सब समझते हैं आप लोग, बहुत होशियार हैं, होशियार रहवे कीजिए। चलिए, तो अब आपके बीच 2 प्रश्न और बच गए हैं, सवाल नंबर 4 और सवाल नंबर 5। चलिए, तो सवाल नंबर पहले हम 5 का जवाब दे देते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का प्यारे बच्चों, y-4 बराबर 0 का आलेख कैसा होगा, यानी अगर इसका ग्राफ खींचे तो कैसा होगा। वाह, y-4 बराबर 0, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना प्यारे बच्चों, y बराबर, ये -4 उधर गया तो +4। अब y बराबर 4 का ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचकर मैं बता देता हूं। ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, x अक्ष तथा y अक्ष, ये क्षैतिज रेखा है, इसको x अक्ष बोला जाता है। यह उदग्र रेखा है, इसको y अक्ष बोला जाता है, ठीक ना। y बराबर 4, तो चलिए y अक्ष पर ये मूल बिंदु है, ये वाला जो बिंदु है ना, ये वाला जहाँ x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे से भेंट मुलाकात करते हैं, ये वाला मिलान बिंदु मूल बिंदु कहलाता है। इस बिंदु पर x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। अब y का मान 4 प्लस में है, y का मान पॉजिटिव 4 है, मतलब इससे ऊपर की बात हो रही है। अगर y का मान -4 रहता तो इससे नीचे की बात होती, y डैश के तरफ चलते। तो चलिए, y बराबर 4 है, तो 4 यूनिट ऊपर, 1 2 3 और 4, तो 4, यही है बाबू y बराबर 4 का ग्राफ। अब इस ग्राफ में क्या खासियत देख रहे हैं, ये ग्राफ जो है x अक्ष के समानांतर है प्यारे बच्चों, क्योंकि ये x अक्ष में कभी भी टच नहीं करेगा। y बराबर 4 का जो आलेख है वह कभी भी x अक्ष में टच नहीं करेगा, यानी ये दोनों रेखाएं जब आपस में कभी भी ना मिलेंगी, इसका मतलब हुआ ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों समानांतर है। आप समांतर रेखाओं के बारे में क्या जानते हैं कि दो रेखाएं पैरेलल कहलाती हैं यदि वे आपस में कभी भी ना मिले, ठीक ना, आपस में कभी भी ना मिले। अब मिल जाए तो उसको प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। यदि 2 रेखाएं आपस में ना मिले, देखिए ये ना मिले मतलब पोजीशन बता रहे हैं, तो ये हो गया समानांतर रेखा। अब मिल जाए तो प्रतिच्छेदी रेखा, अंग्रेजी होता है उसका, इसका इंटरसेक्टिंग लाइंस, जो एक दूसरे को काट देती हैं उसको प्रतिच्छेदी रेखाएं और अंग्रेजी में इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, ठीक है बुआ। तो y बराबर 4 जो हो गया, y बराबर 4 जो हो गया वह x अक्ष के क्या है, समानांतर है। तो y बराबर 4 का ग्राफ जो है x अक्ष के समानांतर, तो इसका जवाब हो जाएगा x अक्ष के समांतर। इसी में आप लोग टिक मार दीजिएगा, यही है आपका सही आंसर। एक और बच गया है, उसको भी बनाते। 4 समांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 का 12 नंबर पद क्या होगा। चलिए, तो 12 नंबर पद निकाल के आपको हम बता देते हैं। 4 नंबर प्रश्न है 5, 8, 11,
14 कॉमा डॉट डॉट डॉट। तो प्रथम पद कौन दिख रहा है आपको? प्रथम पद 5 दिख रहा है, उसको हम लोग a से डिनोट करते हैं। तो हमारा a का वैल्यू कितना हो गया? 5 हो गया। अब आप d का मान निकालिए। d फॉर डिफरेंस, मतलब कॉमन डिफरेंस, मतलब सार्व अंतर या पदांतर, बहुत नाम है। इस d का नाम है सार्व अंतर, पदांतर, कॉमन डिफरेंस, जो बोलना है बोलिए। इसके लिए क्या करना होता है? सिंपली दूसरा पद में से पहला पद को घटा लीजिए। तो दूसरा पद 8 है ना, और पहला पद है 5, घटाइएगा तो आपको 3 मिल जाएगा। अब a का मान निकल गया, d का मान निकल गया। अब चाहिए क्या? 12वां पद। तो आपको चाहिए T12। तो 12वां पद का फॉर्मूला होगा a प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू डाल दीजिए 5 प्लस 12 माइनस 1 का मतलब 11 होता है, और डी का वैल्यू कहीं ना कहीं 3 आया है। पहले गुना करेंगे, बाद में जोड़ देंगे। तो 11 तिहाई 33, और 33 में 5 जोड़ देंगे ना बउआ, तो हो जाएगा 38। यही आंसर हो गया। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों की आज क्या यह ऑब्जेक्टिव सीरीज आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और अभी तक आपके सेवा में हम पेश कर दिए बउआ टोटल 130 प्रश्नों का जवाब, और आपको जवाब देना है बिहार बोर्ड वाला एग्जाम में मात्र 50 क्वेश्चन, और हम आपको 200 प्रश्नों का सॉल्यूशन परीक्षा से पहले दे देंगे सॉल्व करके। बस मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, आप अपना काम कर रहे हैं कि नहीं आप समझिए। बहुत लड़का तो होशियारी करता है, आधा घंटा का वीडियो 2 मिनट में देख जाता है। तो बउआ स्मार्ट बनना ठीक है, लेकिन ओवर स्मार्ट बनना ठीक नहीं है, समझ रहे हैं ना। स्मार्ट बनिए, तेज तरार बनिए, अच्छा है, बनना चाहिए, लेकिन ज़्यादा तेज तरार बनना भी ठीक बात नहीं है। अब आधा घंटा हम भाषण देते हैं, उसको अब 2 मिनट में देख जाते हैं। कहीं कोई बात छूट जाए, पूरा वीडियो देखिए, प्ले करा के एक एक बात सुनिए, हम कितना कुछ बोलते हैं, उसमें कौन बात आपको, आप सिर्फ सोचते हैं कि अरे सर तो यही 10 क्वेश्चन दिए हैं, इसका आंसर तो ये हो जाएगा, इसका आंसर तो बाकी सुनने से क्या मतलब है। लेकिन नहीं, एक प्रश्न जब हम समझाते हैं तो उससे रिलेटेड बहुत सा बात बोल देते हैं। क्या जरूरी है कि यही सवाल सेम टू सेम आएगा? भैया इससे रिलेटेड आएगा तो पसीना बह जाएगा। इसीलिए वीडियो को देखने का मतलब है कि आप उसको बढ़ा घटा के मत देखिए। आप ये मत सोचिए कि ये तो 10 प्रश्न है भैया, ये तो हम सब बना देंगे, देखने से क्या फायदा, बस हटा ना, 10 सेकंड देख के हटा दो, गाना उना सुन लो, सर का बात खत्म करो। हाँ, तो मजा मस्ती नहीं कीजिए। और वो हम थोड़ा सा इंटरटेनमेंट कराते रहते हैं, क्योंकि हम हंसने हंसाने वाले आदमी हैं, ये बात ठीक है, लेकिन ये मेरा अपना स्वभाव है, इसको हम बदल भी नहीं सकते, है ना, सॉरी। लेकिन आप वीडियो को मतलब जैसे तैसे मत देखिए, एकदम प्रेम से जब आपका दिमाग शांत हो तो देख लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव मेरा टारगेट है कि बच्चों का 50 में 50 सही होना चाहिए, और इसलिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं। तो आप पीछे क्यों हटिएगा, आप भी अच्छे से वीडियो देखिए। ये कभी नहीं सोचिए कि इसका आंसर तो हम जानते हैं, इतना होगा। हम इसको समझाने के क्रम में कुछ और बात भी बोलते हैं वीडियो में, इसको समझाने के क्रम में और भी बहुत बात बोल देते हैं वीडियो में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जहाँ ज़रूरी होता है, जहाँ बिहार बोर्ड उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकता है, उसकी भी हम चर्चा करते हैं। इसलिए वीडियो को अच्छा से देखना ज़रूरी है, घटाइए बढ़ाइए नहीं, आराम से देखिए। इसमें जल्दीबाजी क्या है? फिल्म देखते हैं तो घटा बढ़ा के देखते हैं, एकदम से बहुत करते होंगे तो गनवा हटा देते होंगे, ठीक ना। आप वीडियो में उस तरह से नहीं है, पढ़ाई ज़िंदगी का सवाल है, इसमें घटाना बढ़ाना नहीं है, इसमें अच्छा से देखना है, प्रेम से देखना है, सर की बातों को सुनना है, लेक्चर को सुनना है, उससे लाभान्वित होना है। चलिए तो बेस्ट ऑफ लक, नया साल मनाइए, हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में श्रीकांत सर की तरफ से। आप नए साल में खूब खुशियाँ बटोरें, अच्छा रिजल्ट लाएं, धन पाएं, बिजनेस में तरक्की हो, भैया आपका हर सपना पूरा हो जाए, यही मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। और मेहनत कभी निष्फल नहीं जाएगा, इस बात का यकीन मान लीजिएगा। आपको जिस एरिया में बढ़ना होगा उस एरिया में मेहनत करिए, बस आप एक न एक दिन कामयाब जरूर होंगे। तो इन्हीं दुआओं और आशीर्वाद के साथ 2022 का ये लास्ट वीडियो होगा, ठीक है। तो
विदा लेने का वक्त हो गया है, आपसे विदा होते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया को कमेंट के जरिए हम तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। वीडियो कैसा लगता है, क्या कुछ कमी रह जाती है मेरे तरफ से, ऐसा कुछ सुझाव अगर आपकी तरफ से आता है तो निश्चित रूप से उस पर हम अमल करके उसमें सुधार करने की प्रयास करेंगे। और अगर कोई तरह की दिक्कत नहीं है तो भी लिखिए कि सर बहुत अच्छा लगता है, मतलब आप अपना रिएक्शन हमारे तक पहुंचाते रहिए, ठीक ना। तो हैप्पी न्यू ईयर एडवांस में, गुड नाइट।